आज हम काइनेस टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। हाँ। हमारे पास दो बेहतरीन स्रोत हैं। एक तरफ है कंपनी के सीएफओ श्री जयराम संपत के साथ एक हालिया बेबाक इंटरव्यू, और दूसरी तरफ है कैरेज रेटिंग्स की एक बहुत ही डिटेल्ड क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट। और ये कहानी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसमें ड्रामा के सारे तत्व मौजूद हैं। बिल्कुल। एक तरफ है आसमान छूने वाली महत्वाकांक्षा, मतलब भारत के सेमीकंडक्टर सपने का एक अहम हिस्सा बनने की कोशिश। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, बाजार का गहरा संदेह, लड़खड़ाता हुआ स्टॉक प्राइस और कैश फ्लो पर भारी दबाव। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर ये समझना है कि काइनेस टेक्नोलॉजी असल में किस मोड़ पर खड़ी है। क्या ये एक बड़े लॉन्च से पहले की तैयारी है या फिर उम्मीदों के बोझ तले दबा एक जोखिम भरा दांव? चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत शायद उस घटना से करनी चाहिए जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दिया। हाँ, वो स्टॉक वाली बात। जी, जैसा कि इंटरव्यू में भी जिक्र है, 2025 में कंपनी का स्टॉक वो 40% से 50% तक गिर गया। इतना ज्यादा? हाँ, और इस भूचाल की वजह थी दिसंबर 2025 की शुरुआत में आई एक स्वतंत्र संस्था की रिपोर्ट। कैरेज ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। अच्छा। उस रिपोर्ट ने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग के तरीकों पर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई। तो एक तरफ बाजार में शक का माहौल है और दूसरी तरफ कंपनी अपने सबसे बड़े सपने पर काम कर रही है, सेमीकंडक्टर्स पर। हाँ, चलिए सबसे रोमांचक हिस्से से ही शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर ये भारत के लिए एक राष्ट्रीय मिशन जैसा है और काइनेस इसमें एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहती है। सीएफओ ने बताया कि इसके लिए उन्होंने दो बहुत ही स्ट्रेटेजिक साझेदारियां की हैं, एओआई इलेक्ट्रॉनिक्स और मित्सुई। हाँ, और इन दोनों पार्टनरशिप को समझना बहुत जरूरी है। एओआई इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक जापानीज कंपनी है, राइट, वो काइनेस को सिर्फ मशीनें नहीं दे रही बल्कि एडवांस्ड पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दे रही है। एडवांस्ड पैकेजिंग मतलब? ये सेमीकंडक्टर बनाने की प्रक्रिया का वो हिस्सा है जहां चिप को फाइनल रूप दिया जाता है, उसे सुरक्षित किया जाता है और बाहरी दुनिया से जोड़ा जाता है। ये बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण काम है। ये एओआई वाली पार्टनरशिप तो समझ आती है टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन मित्सुई जैसी एक विशाल ट्रेडिंग कंपनी का एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में क्या काम? अच्छा सवाल है। मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी को बाजार तक पहुंचने के लिए एक बाहरी कंपनी की जरूरत पड़ रही है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब काइनेस की स्ट्रैटेजी को दिखाता है। मित्सुई के साथ साझेदारी के दो पहलू हैं। ओके। पहला, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत खास तरह के कच्चे माल जैसे कि विशेष केमिकल्स और गैसों की जरूरत होती है। हाँ, वो तो भारत में आसानी से मिलते नहीं होंगे। बिल्कुल। तो मित्सुई की ग्लोबल सप्लाई चेन इसमें मदद करेगी। भारत में अभी ये इकोसिस्टम नया है, तो एक भरोसेमंद सप्लायर बहुत जरूरी है। और दूसरा पहलू? दूसरा, मित्सुई जापान के बाजार के दरवाजे खोलेगी, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड और मुश्किल बाजारों में से एक है। तो ये सिर्फ मार्केट एक्सेस नहीं, बल्कि सप्लाई चेन की एक बड़ी समस्या का भी समाधान है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये तो नींव रखने की बात हुई, लेकिन इस पर जो इमारत खड़ी हो रही है उसका स्केल क्या है? कैरेज रिपोर्ट में इसका जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल, और आंकड़ा चौंकाने वाला है। बताइए। कैरेज की रिपोर्ट बताती है कि कंपनी अगले 5 सालों में लगभग 4700 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स करने की योजना बना रही है। 4700 करोड़? जी। इसे किसी आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है। ये कितना बड़ा अमाउंट है? इसे ऐसे समझिए कि आप भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से शायद 10-12 फिल्में बना सकते हैं इस पैसे में। बाप रे। और ये सारा पैसा दो मुख्य प्रोजेक्ट्स पर लगाया जा रहा है। पहला है ओसैट यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। ओसैट, ठीक है। और दूसरा है पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की एक एडवांस्ड फैक्ट्री। रिपोर्ट साफ कहती है कि ये दोनों टेक्नोलॉजी भारतीय बाजार के लिए अभी भी बहुत नई है। और यहीं पर असली चुनौतियां सामने आती हैं। सही पकड़ा आपने। चुनौतियां किस तरह की? सिर्फ पैसे की या कुछ और भी? पैसे के अलावा 3 बड़े जोखिमों का जिक्र है। पहला, इस हाईटेक काम के लिए कुशल मानव संसाधन, मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स ढूंढना, जो कि भारत में एक बड़ी समस्या है। दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी का सफल ट्रांसफर सुनिश्चित करना, मतलब जो तकनीक एओआई से कागज पर मिली है उसे फैक्ट्री के फ्लोर पर हकीकत में बदलना। और तीसरा, एक मजबूत सप्लाई चेन स्थापित करना। लेकिन इन सबसे ऊपर जो जोखिम है
वो है सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता। मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट सरकारी मदद पर टिका है। काफी हद तक। रिपोर्ट कहती है कि इन सब्सिडी का समय पर मिलना एक प्रमुख निगरानी योग्य पहलू रहेगा। अच्छा, प्रमुख निगरानी योग्य। इसका मतलब है कि अगर सरकारी पैसा आने में जरा भी देरी हुई तो कंपनी का पूरा ढांचा और टाइमलाइन चरमरा सकता है। तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल चैलेंज नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जुआ है। बिल्कुल। ये तो वाकई एक बड़ा जोखिम है। लेकिन बातों और योजनाओं से आगे बढ़कर क्या जमीन पर कुछ ठोस प्रगति हुई है? हाँ, और ये कहानी का सकारात्मक पहलू है। सीएफओ ने इंटरव्यू में बड़े उत्साह से बताया कि उनका पायलट प्लांट तैयार है। अच्छा। और भारत में असेंबल किए गए सेमीकंडक्टर का पहला सेट ग्राहक के पास मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के लिए भेजा जा चुका है। और क्या कैरेज रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है? हाँ, और ज्यादा विस्तार से। रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2025 में 900 मल्टीचिप मॉड्यूल यूनिट्स टेस्टिंग के लिए एक ग्राहक को भेजे गए थे। बहुत बढ़िया। यही नहीं, OS80 सुविधा के लिए 3 बड़े ग्राहकों के साथ करार भी हो चुका है, अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर, इन्फिनियन और L&T। तो कंपनी सिर्फ सपने नहीं देख रही बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम भी उठा रही है। जी। तो ये तो भविष्य की बड़ी तस्वीर हुई जहां दाव बहुत बड़ा है। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आज कंपनी की तिजोरी की हालत कैसी है? क्योंकि बड़े सपने देखने के लिए जेब भी गहरी होनी चाहिए। चलिए कंपनी के मौजूदा फाइनेंशियल हेल्थ को समझते हैं। ग्रोथ के आंकड़े तो काफी प्रभावशाली लगते हैं। हाँ, ग्रोथ के आंकड़े शानदार हैं। कैरेज रिपोर्ट के अनुसार ऑर्डर बुक वो सितंबर 2024 में 5,422 करोड़ रुपए से बढ़कर सितंबर 2025 में 8,099 करोड़ रुपए हो गई है। लगभग 50% की बढ़त। जी, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। और सीएफओ को भी इस साल 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू की उम्मीद है, जो कि एक बड़ा उछाल है। बहुत बड़ा। इसी से जुड़ा एक सवाल स्मार्ट मीटरिंग कारोबार पर भी था, जिसे लेकर कुछ चिंताएं थीं। सीएफओ ने इस पर भी सफाई दी। बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट किया कि कुल राजस्व में स्मार्ट मीटरिंग का हिस्सा घटेगा, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि कारोबार कम हो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि दूसरे वर्टिकल्स ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और आईओटी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग का कारोबार लगभग 800 से 1,000 करोड़ रुपए का एक स्थिर कारोबार बना रहेगा। लेकिन इस तेज रफ्तार की कोई कीमत भी तो होगी। और वही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। क्या? इस तेज विकास की कीमत है वर्किंग कैपिटल पर भयानक दबाव। अच्छा। सरल शब्दों में कहें तो कंपनी का बहुत सारा पैसा रोजमर्रा के कामों में फंसा हुआ है। इसे एक ऐसे दुकानदार की तरह समझें जिसका सारा माल उधारी पर बिक गया है। दुकान सफल दिख रही है, लेकिन गल्ले में कैश नहीं है। बिल्कुल। सीएफओ ने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार भी किया है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य नेट वर्किंग कैपिटल को 85 दिनों तक लाना है। कैरेज रिपोर्ट इस दबाव के बारे में क्या कहती है? कैरेज रिपोर्ट इस पर और गहरी रोशनी डालती है। वो कहती है कि इस इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल की जरूरत स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है, लेकिन काइनेस के तेज विस्तार के कारण कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। नेगेटिव मतलब कंपनी अपने रोज के कामकाज से जितना पैसा कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। सही। ये तो चिंता की बात है और इसका सीधा कनेक्शन उस सेमीकंडक्टर वाले बड़े सपने से भी तो है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए, कैश फ्लो का नेगेटिव होना किसी भी ग्रो करती हुई कंपनी में हो सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन यहाँ खतरा यह है कि काइनेस एक ही समय पर दो नावों पर पैर रख रही है। एक तरफ रोजमर्रा के काम के लिए पैसा कम पड़ रहा है, और दूसरी तरफ वो 4700 करोड़ का एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है जिसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं। तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल चुनौती नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक जोखिम है। कैरेज रिपोर्ट में इस कैश फ्लो की समस्या की कोई खास वजह बताई गई है? हाँ, रिपोर्ट में स्मार्ट मीटर के कारोबार का जिक्र है। ये बताती है कि काइनेस की सहायक कंपनी स्क्रैय मेको के कुछ स्मार्ट मीटर ऑर्डर में ग्राहकों से पैसा मिलने में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा था, जिससे रिसीवेबल्स यानी बाजार में फंसी हुई बकाया राशि बढ़ गई थी। जी। तो क्या कंपनी हाथ पर हाथ धरे बैठी है या इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सीएफओ के मुताबिक कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोग्राम, बिल डिस्काउंटिंग और इन्वेंट्री को बेहतर ढंग से मैनेज करना। एक मिनट, बिल डिस्काउंटिंग का क्या मतलब है? आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि कंपनी अपने ग्राहकों से मिलने वाले बिल को, जिसकी पेमेंट शायद 90 दिन बाद आनी है, उसे आज ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था को कुछ छूट पर बेच देती है। अच्छा, तो इससे उसे तुरंत कैश मिल जाता है, भले ही थोड़ा कम मिले। सही। ये शॉर्ट टर्म में कैश की कमी को दूर करने का एक तरीका है। और इन सब कदमों के आधार पर सीएफओ ने एक बड़ा वादा भी किया है। क्या वादा? साल के अंत तक महत्वपूर्ण पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाने का।
इस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो ये वित्तीय खींचतान एक तरफ और दूसरी तरफ बाजार में विश्वास की कमी, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, ये पूरी तरह से कैश फ्लो पर निर्भर नहीं हो सकता। ये उस स्वतंत्र रिपोर्ट से जुड़ा है। उस पर सीएफओ का क्या कहना था? सीएफओ ने इंटरव्यू में उन चिंताओं को थोड़ा हल्के में लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक विश्लेषक ने कुछ तथाकथित विसंगतियों की बात की थी, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि केवल एक छोटी सी गलती थी। लेकिन बाजार ने इसे छोटी सी गलती नहीं माना, जैसा कि स्टॉक की कीमत से पता चलता है। केयरएज की रिपोर्ट उन चिंताओं को कैसे देखती है? यहाँ केयरएज रिपोर्ट एक ज्यादा संतुलित और गंभीर तस्वीर पेश करती है। ये उन चिंताओं को सूचीबद्ध करती है जो उस स्वतंत्र संस्था ने उठाई थी, जैसे कि गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स की अस्पष्ट अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भिन्नता और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के खुलासे में विसंगति। ये तो काफी तकनीकी शब्द हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का आम भाषा में क्या मतलब है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब है जब कंपनी अपने ही मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स या उनकी दूसरी कंपनियों के साथ कोई सौदा करती है। अच्छा। इन पर हमेशा नजर रखी जाती है ताकि कोई किसी को अनुचित फायदा न पहुंचाए या कंपनी के पैसा गलत तरीके से बाहर न जाए। रिपोर्ट का कहना था कि इस बारे में जानकारी और साफ हो सकती थी। तो केयरएज का अंतिम निष्कर्ष क्या था? क्या ये चिंताएं कंपनी में किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत थी? देखिए, केयरएज का निष्कर्ष ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोटे तौर पर अकाउंटिंग के सिद्धांतों के अनुरूप हैं, लेकिन कुछ जगहों पर खुलासे और ज्यादा विस्तृत और पारदर्शी हो सकते थे ताकि किसी तरह का भ्रम पैदा ना हो। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अब कंपनी अपने आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं को मजबूत कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं। हाँ, विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए सिर्फ प्रक्रियाएं ठीक करना काफी नहीं होता, शेयर धारकों को कुछ ठोस संकेत भी चाहिए। सीएफओ ने डिविडेंड का जिक्र किया है ना। उन्होंने संकेत दिया है कि अगली बोर्ड मीटिंग में एक छोटे डिविडेंड यानी लाभांश की सिफारिश की जा सकती है। ये निवेशकों को ये संदेश देने का एक तरीका है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की कमी है, कैश फ्लो नेगेटिव है, और दूसरी तरफ वो निवेशकों को डिविडेंड देने की सोच रही हैं। क्या ये सिर्फ बाजार का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब कंपनी की प्राथमिकताओं में छिपा है। डिविडेंड देना वाकई में एक सांकेतिक कदम है। ये दिखाने की कोशिश है कि सब ठीक है। लेकिन जैसा कि सीएफओ ने खुद इंटरव्यू में बड़ी ईमानदारी से कहा, विश्वास बनाने का अंतिम उपाय वादों के अनुसार प्रदर्शन करना है। बातें नहीं, काम दिखना चाहिए। बिल्कुल। और कंपनी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। उनका लक्ष्य वित्त वर्ष 28 तक $1 बिलियन के रेवेन्यू तक पहुंचना है और उसके बाद जल्द ही $2 बिलियन तक। तो इस लंबी दौड़ में मौजूदा परेशानियां शायद छोटी मोटी बाधाएं ही लगे, बशर्ते कंपनी अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाए। तो कुल मिलाकर काइनेस टेक्नोलॉजी की कहानी महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है। हाँ, एक तरफ सेमीकंडक्टर जैसा बड़ा सपना है जिसे 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की एक मजबूत ऑर्डर बुक का सहारा है, और दूसरी तरफ कैश फ्लो को मैनेज करने और बाजार के भरोसे को फिर से जीतने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही। यहाँ केंद्रीय सवाल यही है, क्या कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करते हुए अपने उच्च जोखिम वाले सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगी? और इस पूरी बाजी में सबसे बड़ा पत्ता सरकार के हाथ में है। सरकारी सब्सिडी? हाँ, सरकारी सब्सिडी का समय पर मिलना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर सब्सिडी में देरी होती है तो कंपनी की पूरी फाइनेंशियल योजना पर बहुत गहरा दबाव पड़ सकता है। यह एक बहुत ही अहम बिंदु है। और इन दोनों स्रोतों की गहराई में जाने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है जो शायद इन रिपोर्टों से भी परे है। क्या? हमने क्या यानी कैपेक्स, पार्टनरशिप और कैसे यानी फंडिंग, कैश फ्लो पर बहुत बात की है, लेकिन शायद सबसे बड़ी अनकही चुनौती कौन की है? कौन? केयरएज रिपोर्ट भारत में एक नए उद्योग के लिए कुशल मानव संसाधन हासिल करने के जोखिम पर प्रकाश डालती है। तो श्रोताओं के लिए विचार करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे काइनेस इन उन्नत तकनीकों को बढ़ाएगी, उसकी सबसे बड़ी बाधा पूंजी होगी या प्रतिभा, पैसा या लोग? हाँ, इसका जवाब ही शायद काइनेस का भविष्य तय करेगा।